नमस्कार, सलाम दोस्तों, मैं एसबी चावड़ा आज आपके सामने स्टैंडर्ड 9th हिंदी सेकेंड लैंग्वेज उसका जो चैप्टर 12th है रानी, उसका दूसरा पार्ट आपके सामने रखने का प्रयत्न कर रहा हूँ। दोस्तों, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि अगर आपने मेरी इस चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर से कर देना। तो अब हम इसका जो दूसरा पार्ट है वो देखने का प्रयत्न करेंगे। हम बार-बार सोचते हैं कि वह कुछ और छोटी क्यों न हुई होती तो हम रोजी और निक्की के समान उसे भी अपने कमरे में रख लेते। रानी को अपने कमरे में ले जाना संभव नहीं था, अतः अस्तबल बना हुआ बरामदा ही हमारी अराजकता का कार्यालय बना। बरामदा घोड़े बांधने के लिए तो बना नहीं था, अतः उसकी दीवार में एक खुली अलमारी और कई आते ताक थे। उन्हीं में हमारा स्वेच्छाया विस्थापित और शरणार्थी खिलौनों का परिवार स्थापित होने लगा। रानी की गर्दन में झूल झूल कर, उसके कान और अयाल में फूल खोस खोस कर और उसको बिस्कुट मिठाई आदि खिला खिला कर थोड़े ही दिनों में हमने उससे ऐसी मैत्री कर ली कि हमें न देखने पर वह अस्थिर होकर पैर पटकने और हिनहिनाने लगती। फिर हमारी घुड़सवारी का कार्यक्रम आरंभ हुआ। मेरे और बहन के लिए सामान्य छोटी पर सुंदर जीन खरीदी गई और भाई के लिए चमड़े के घेरे वाली ऐसी जीन बनवाई गई जिससे संतुलन खोने पर भी गिरने का भय नहीं था। पैराग्राफ में लेखिका महादेवी वर्मा ये कहती है कि वो लोग बार बार ये सोचते थे कि अगर ये जो रानी जो थी अगर छोटी होती तो वो रोज़ ही रोजी और निकी के समान उसे भी अपने कमरे में रख लेते, जबकि रानी को उनके कमरे में ले जाना असंभव था और इसीलिए अस्तबल बना हुआ उनका बरामदा ही उनकी अराजकता का कार्यालय बना हुआ था। बरामदा वैसे तो उनके लिए घोड़े बांधने के लिए तो नहीं था, अतः उसकी दीवार में एक खुली अलमारी भी थी जहाँ पर ये जो बच्चे हैं लेखिका और उनके भाई बहन उनके सारे जो खिलौने थे वो वहाँ पर रखते थे। बाद में वे रानी की गर्दन में झूल झूल कर, उसके कान और अयाल में फूलों को खोस कर और उसको बिस्किट मिठाई आदि सब खिलाकर कुछ ही दिनों में उन्होंने उससे मित्रता कर ली थी। और इस प्रकार की जो उनके बीच में मित्रता हो गई थी कि जब भी वो उनको न देखे तो रानी अपने पैर पटकने और हिनहिनाने लगती थी। बाद में लेखिका और उनके भाई बहनों का जो घोड़ी सवारी का कार्यक्रम था वो शुरू हुआ। कहते हैं कि लेखिका और उनकी बहन के लिए एक सामान्य और सुंदर छोटी जीन खरीदी गई। जीन यानी कि काठी, जिस प्रकार से लकड़ी की काठी होती है वैसी ये जीन बरल काठी की जगह पर रखी जाती है। और भाई के लिए चमड़े के घेरे वाली ऐसी जीन बनवाई गई जिससे संतुलन खोने पर भी गिरने का भय नहीं था। यानी अब उनके जो छोटा भाई था उन उसके लिए चमड़े की घेरे वाली जीन बनवाई गई थी जिससे कि वो गिर न जाए और बिल्कुल व्यवस्थित उस पर वो बैठ पाए। तो इस प्रकार उनकी घोड़ी सवारी का कार्यक्रम शुरू हो गया। बाहर के चबूतरे पर खड़े होकर हम बारी बारी से रानी पर आरूढ़ होते और छुट्टन साथ दौड़ता हुआ हमें घुमाता। सवेरे भाई बहन घूमते और स्कूल से लौटने पर तीसरे पहर या संध्या के समय मेरे साथ वह कार्यक्रम दोहराया जाता। परंतु ऐसी सवारी से हमारी विद्रोही प्रकृति कैसे संतुष्ट हो सकती थी। अस्तबल में रानी की गर्दन में झूलकर तथा स्टूल के सहारे उसकी पीठ पर चढ़कर भी हमें संतोष न होता था। अंत में एक छुट्टी के दिन दोपहर में सबके सो जाने पर हम रानी को खोलकर बाहर ले आए और चबूतरे पर खड़े होकर उसकी नंगी पीठ पर सवारी करके बारी बारी से अपनी अधूरी शिक्षा को पूरी शिक्षा बनाने लगे, यानी पूरी परीक्षा लेने लगे। यह स्वाभाविक ही था कि ताज रानी हमारी अराजक प्रवृत्तियों से प्रभावित हो जाती। वास्तव में बालकों में चेतना के विभिन्न स्तरों का बोध न होकर, यानी कि विभिन्न स्तरों का बोध न होकर सामान्य चेतना का ही बोध रहता है। अतः उनके लिए पशु पक्षी वनस्पति सब एक परिवार के हो जाते हैं। यानी लेखिका और उनके भाई बहन की जो घोड़े सवारी जो शुरू हो गई थी वो बाहर के चबूतरे पर खड़े होकर उस घोड़े के ऊपर बारी बारी उनको बिठाया जाता था और साथ में उनका जो छुट्टा नाम का नौकर था वो भी साथ में दौड़ता हुआ उनके साथ घूमता था।
सुबह में उनके भाई-बहन को उस पे घुमाया जाता था, जबकि स्कूल से लौटने पर तीसरे पहर या संध्या को लेखिका को उस घोड़े पर यानी कि रानी की पीठ पर उसे घुमाया जाता था। लेकिन इस प्रकार से घूमने पर उनकी जो विद्रोही प्रकृति थी, वो संतुष्ट नहीं हो पाई थी। वो अस्तबल में रानी की गर्दन में झूलकर और स्टूल के सहारे उसकी पीठ पर चढ़कर भी उन्हें संतोष नहीं होता था। अंत में कहते कि एक छुट्टी के दिन लेखिका ने यानी कि लेखिका और उनके जो भाई बहन हैं, वो दोपहर में जब घर में सब सो जाते हैं तो उस समय वो रानी को खोलकर बाहर ले आते हैं और उसके पीठ पर खड़े होकर यानी कि चबूतरे पर खड़े होकर उसकी पीठ पर बैठ जाते हैं और बारी बारी अपनी जो अधूरी शिक्षा थी उसको पूरा करते हैं और अपनी परीक्षा लेने लगते हैं। वैसे स्वाभाविक था कि ये जो ताज रानी है वो इन बच्चों के साथ एकदम घुल मिल गई थी, उससे उनके प्रवृत्ति से वो प्रभावित हो जाती थी और बच्चों को भी ये इस जो पशु पक्षी है, वैसे ये जो प्राणी हैं, नेकी, रोजी यानी कि नेवला, कुत्ती और ये जो घोड़ी थी, और वो सबको क्या है अपने परिवार की तरह वो मानते हैं। निक्की रानी की पूंछ से झूलने लगता था। रोजी इच्छानुसार उसकी गर्दन पर उछलकर चढ़ती और नीचे कूदती थी और हम सब उसकी पीठ पर ऐसे गर्व से बैठते थे मानो मयूरासन यानी कि मयूर सिंहासन पर आसीन हो। रानी हम सब की शक्ति और दुर्बलता जानती थी। उसकी नंगी पीठ पर अयाल पकड़कर बैठने वालों को वह दुल की चाल से इधर उधर घुमाकर संतुष्ट कर देती थी। परंतु एक बार मेरे बैठ जाने पर भाई ने अपने हाथ की पतली संटी उसके पैरों में मार दी। चोट लगने की तो संभावना ही नहीं थी, परंतु इससे न जाने उसका स्वाभिमान आहत हो गया और कोई दुखद स्मृति उभर आई। वह ऐसे वेग से भागी मानो सड़क, पेड़, नदी, नाले सब उसे पकड़ बांध रखने का संकल्प किए हों। कुछ देर यानी कि कुछ दूर मैंने अपने आप को उस उड़न खटोले पर संभाला, परंतु गिरना तो निश्चित था। मेरे गिरते ही रानी मानो अतीत से वर्तमान में लौट आई और इस प्रकार निश्चल खड़ी रह गई जैसे पश्चाताप की प्रस्तर प्रतिमा हो। साथियों के चीख पुकार से सब दौड़े और फिर बहुत दिनों तक मुझे बिछाने पर पड़ा रहना पड़ा। स्वस्थ होकर रानी के पास जाने पर वह ऐसी करुण पश्चाताप भरी दृष्टि से मुझे देखकर हिनहिनाने लगी कि मेरे आंसू आ गए। एक बार भाई के जन्मदिन पर नानी ने उसके लिए सोने के कड़े भेजे। सामान्यतः हम कोई भी नया कपड़ा यानी यहाँ पर लेखिका ये कहती है कि ये जो जानवर थे वो एक दूसरे के साथ घुल मिल जाते हैं। जैसे कि निक्की जो थी वो रानी की पूंछ से झूलने लगता था, तो रोजी भी उसकी इच्छानुसार उसकी गर्दन पर उछल कर चढ़ती और नीचे कूदती थी और हम सब उसकी पीठ पर ऐसे गर्व से बैठते थे जैसे कि किसी मयूर सिंहासन पर बैठे हों। यानी कि जो मोर होता है, बड़ा मोर की आकृति वाला सिंहासन, उसे मयूर सिंहासन कहा जाता है, तो उस पर बैठे हो ऐसा उन्हें महसूस होता है। वैसे भी कहते कि रानी जो थी वो इन बच्चों की दुर्बलताओं को जानती थी। कहते कि एक बार कहते कि जो जो भी उसकी नंगी पीठ पर बैठता और उसके बाल पकड़कर वो बैठते तो उन्हें अपनी एकदम दूल की चाल से यानी एक जो धीरे धीरे वो चलकर इधर उधर घुमाकर उनको संतुष्ट कर देती थी, यानी लोगों को बड़ा वो खुश कर देती थी। परंतु एक बार लेखिका के बैठ जाने पर उनका जो छोटा भाई है उसने अपने हाथ में पकड़ी हुई जो सोटी है उसके पैरों में मार दी। कहते कि चोट लगने की तो संभावना थी नहीं, लेकिन फिर भी न जाने क्यों वो भड़क गई, उसका स्वाभिमान आहत हो गया और कहते कि जैसे कि उसकी कोई दुख भरी जो स्मृति है वो याद आ गई हो। वह एकदम तेज़ी से भागने लगी जैसे कि सड़क, पेड़, जो नदी नाले सब उसे पकड़कर यानी कि बांध रखने का उसने जैसे कि संकल्प किया हो, वो इतनी तेज गति से दौड़ने लगी। कुछ दूर तक तो लेखिका ने उसको संभाला, लेकिन वैसे भी उसको गिरना था और यानी कि वो गिरना तो निश्चित ही वो गिरने ही वाली थी। और कहते हैं कि जैसे ही वो आगे जाकर गिरी, रानी एकदम रुक गई। वो अतीत से वर्तमान में लौट आए और इस प्रकार से जैसे खड़ी रही कि जैसे कि उसे किसी प्रकार का पश्चाताप हो रहा हो। साथियों की चीख पुकार
से सब दौड़ पड़े और फिर बहुत दिनों तक लेखिका को कहते कि बिछौने पर पड़ा रहना पड़ा। जब लेखिका स्वस्थ हो गई और वो स्वस्थ होने के बाद रानी के पास जाकर वो कहते कि ऐसी करुण पश्चाताप दृष्टि से वो लेखिका को देखकर हिनहिनाने लगी और उसे देखकर लेखिका की आंखों में आंसू आ गए थे। और उसका जो छोटा भाई है उनके जन्मदिन पर नानी ने उसके लिए सोने के कड़े भेजे थे। सामान्यतः हम कोई भी नया कपड़ा या आभूषण पहनकर रानी को दिखाने अवश्य जाते थे। सुंदर छोटे छोटे शेर मुंह वाले कड़े पहनकर भाई भी रानी को दिखाने गया और न जाने किन प्रेरणा से वह दोनों कड़े उतार कर रानी के खड़े सतर्क कानों में वलय की तरह पहना आया। फिर हम सब खेल खेल में कड़ों की बात भूल गए। संध्या समय भाई के कड़े रहित हाथ देखकर जब माँ ने पूछताछ की तब खोज आरंभ हुई, पर कहीं पे भी कड़ों का पता नहीं चला। रानी अपने कान को खुरों से खोदती और हिनहिनाती रही। अंत में बाबूजी का ध्यान उसकी ओर गया और उन्होंने मिट्टी हटाने का आदेश दिया। किसी ने कुछ गहरा गड्ढा खोदकर दोनों कड़े गाड़ दिए थे। दंड तो किसी को नहीं मिला, परंतु रानी सारे घर के हृदय में स्थान पा गई। यानी एक बार लेखी का जो छोटा भाई था उसका जन्मदिन था, यानी कि बर्थडे था, और उस समय उसकी नानी ने उसे सोने के कड़े दिए थे। और लेखिका यहाँ कहती है कि जब भी उनके पास कोई नई चीज़ या कोई ऐसी बर कपड़े या कोई भी चीज़ आती है तो वो सबसे पहले रानी को दिखाने के लिए जाते थे। तो उनका जो छोटा भाई है वो भी उस रानी के पास कहता है कि वो जाता है। उसके पास ये जो कड़े थे वो बहुत सुंदर छोटे छोटे शेर मुंह वाले कड़े थे और वो रानी के पास जाकर रानी को दिखाने लगा और कहते कि पता नहीं उसने अपने दोनों कड़ों को उतार कर रानी के खड़े हुए कानों में उसको पहना दिए। फिर बाद में वो खेलने लगा और खेल खेल में वो सारी बातें भूल गया, यानी कि वो सोने के कड़े की बात भूल गया। शाम हो गई। कहते कि भाई के जो कड़े थे वो कहीं पर मिले नहीं, यानी उसके हाथों में कड़े न देखकर उसकी जो माँ है उसने पूछताछ की, खोज भी आरंभ की, लेकिन कहीं पर उस कड़ों का पता नहीं चला। रानी अपने कानों को, यानी कि वो इस प्रकार से वो बताने की कोशिश कर रही थी हिन हिना कर कि भाई कड़े यहाँ पर दबे हुए। तो अंत में लेखिका के जो पिताजी हैं उनका जब उसकी ओर ध्यान गया तो उन्होंने देखा कि रानी उन्हें इशारा कर रही है, तो उन्होंने मिट्टी हटाने का आदेश दिया। कहते हैं कि किसी ने कुछ गहरा गड्ढा खोदकर उन दोनों कड़ों को वहाँ पर गाड़ दिया था। दंड किसी को नहीं मिला था, लेकिन फिर भी ये रानी जो है बाद में सारे घर में सभी के लोगों के हृदय में उसने स्थान प्राप्त कर लिया था। एक घटना अपनी विचित्रता में स्मरणीय है। एक सवेरे उठने पर हमने रानी के पास एक छोटे से घोड़े के बच्चे को देखा। यह कहाँ था कह कहकर हमने रामा को इतना थका दिया कि उसने निरुपाय घोषणा की कि वह नया जीव रानी की पेट में दाना चारा खाकर सो रहा था। भाई ने उत्साह से पूछा, और भी है? और रामा ने स्वीकृति में सिर हिलाया। अब तो हम विस्मित भी हुए और क्रोधित भी। ये छोटे जीव कोई काम धाम नहीं करते और हमको पीठ पर बैठाकर दौड़ने वाली रानी का दाना चारा स्वयं खाकर उसके पेट में लेटे रहते हैं। भाई ने कहा कि रानी का पेट चीरकर हम कम से कम एक और बच्चा यानी कि घोड़ा निकाल लें, तब बच्चे घोड़ों पर वे छोटे बहन भाई बैठेंगे और रानी मेरी सेवा में रहेगी। प्रस्ताव मुझे भी उचित जान पड़ा, पर जब एक दोपहर को वह कहीं से साग काटने का चाकू ले आया तब मेरे साहस ने जवाब दे दिया। एक और भी समस्या की और हमारा ध्यान गया। आखिर हम रानी का पेट सिएंगे कैसे? माँ की महीन सी सुई से तो सीना संभव नहीं था। टाट सीने का बड़ा सूजा रामा अपनी कोठरी में रखता था, जहाँ हमारी पहुँच नहीं थी। कुछ दिनों के उपरांत जब रानी का अश्व शिशु कुछ बड़ा होकर दौड़ने लगा,
तब हमें न अपना क्रोध स्मरण रहा और न प्रस्ताव। हाँ, लेखिका अपनी एक जो घटना थी, स्मरणीय घटना, उस विचित्रता के बारे में यहाँ पर हमें वो बताती है कि एक बार जब वो सवेरे उठकर देखते हैं कि रानी के पास एक छोटा सा बच्चा पड़ा हुआ है, तो उसे देखकर वो उन्हें आश्चर्य होता है, नवाई लगती है। तो वो रामा को कहते हैं कि भाई ये कहाँ था? तो रामा कहता है कि भाई ये जो बच्चा था वो रानी के पेट के अंदर दाना चाकर यानी कि दाना चारा खाकर सो रहा था। तो लेखिका के भाई ने भी दोबारा प्रश्न पूछा कि और भी है? तो रामा ने उसे स्वीकृति में बताया और यानी कि सर हिलाया कि भाई हाँ, हो सकता है। तो इस प्रकार की बातें सुनकर लेखिका और उनके भाई बहन को और भी ज़्यादा क्रोध हुआ। वो अपने आप यानी कि वो मन ही मन उनको ये क्रोध आ रहा था कि भाई ये जो छोटे जीव होते हैं इनको कोई काम धाम होता नहीं है, और बेचारी रानी के पेट के अंदर बैठकर कहते कि स्वयं दाना चारा खा जाते हैं और इस प्रकार आराम से वो उसके पेट में लेटे रहते हैं। तो ये देखकर इन उसका जो छोटा भाई था लेखिका का, वो लेखिका को कहने लगा कि हम रानी का पेट चीरकर कम से कम उसके अंदर से एक बच्चा निकाल लेते हैं, और इस प्रकार ये जो घोड़े का बच्चा है उन पर हम भाई बहन बैठेंगे और रानी जो थी वो आपकी सेवा में रहेगी। और ये जो प्रस्ताव था लेखिका को बहुत अच्छा उचित जान पड़ा, और कहते हैं कि एक दोपहर में उसका छोटा भाई कहते हैं कि सचमुच का एक छुरा लेकर आ जाता है, और ये छुरा देखकर लेखिका भी घबरा जाती है। और बाद में कहते हैं कि उनको एक और समस्या की ओर भी ध्यान गया कि अगर हम इसका पेट पेट चिरेंगे तो उसको सिएंगे कैसे, क्योंकि उनकी माँ के पास जो सुई थी वो बहुत छोटी थी, जबकि पेट सीने के लिए बड़ी सुई और धागा चाहिए। और ये जो सुई और धागा वो सिर्फ रामा अपनी कोठरी में रखता था, इन बच्चों के पहुँच से दूर। कुछ दिन बाद कहते हैं कि जब रानी का जो बच्चा है वो जब बड़ा हुआ और दौड़ने लगा, तब ना तो लेखिका और उनके भाई बहनों को बिल्कुल क्रोध नहीं हुआ। लेखिका और उनके भाई बहन इस प्रकार उस बच्चे को भी वो प्यार करने लगे, स्नेह करने लगे। तो इस प्रकार ये जो लेसन है रानी, इस लेसन के अंदर लेखिका महादेवी वर्मा ने रानी नामक जो घोड़ी है उसका जो चित्र है, शब्द चित्र हमारे सामने रखने का प्रयत्न किया है। और इस प्रकार उन्होंने एक जो प्राणी प्रेम है उस प्राणी प्रेम की भी जो विशिष्टता है लेखिका के अंदर वो हमें देखने को मिलती है कि किस प्रकार लेखिका अपने घरों में ये जो छोटे छोटे प्राणी और बड़े प्राणी सबको अपने घर में रखते हैं, और इससे पता चलता है कि ये जो लेखिका है उनको प्राणियों से कितना स्नेह और लगाव होता है। तो इस प्रकार लेखिका ने यहाँ पर रानी नामक ये जो घोड़ी है उसका शब्द चित्र बिल्कुल आबेहूब हमारे सामने रखने का प्रयत्न किया है। अब हम इसका स्वाध्याय देखने का प्रयत्न करेंगे। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के एक एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है कि रानी कौन सी साहित्यिक विधा है? तो इसका आंसर है कि रानी रेखाचित्र है, यानी इस साहित्य विधा का नाम है रेखाचित्र। दूसरा प्रश्न है, लेखिका ने रानी के अलावा और कौन कौन से चरित्र लिए हैं? तो लेखिका ने रानी के अलावा रोजी और निक्की दो, यानी कि नेवला और ये जो कुत्ती है, ये दो कैरेक्टर उसने लिए हुए हैं। तीसरा प्रश्न है कि लड़कों ने स्मृति पत्र में किस अन्याय की बात लिखी थी? तो लड़कों ने स्मृति पत्र में उनके पास भी टट्टू यानी कि घोड़ा न होने की ये जो अन्याय की बात है वो लिखी थी, कि उनके पास भी ये टट्टू यानी कि घोड़ा होना चाहिए। दूसरा प्रश्न है, दो तीन चार वाक्यों में उत्तर दीजिए। रानी के साथ मित्रता स्थापित करने के लिए कैसे प्रयास किए गए? तो रानी के साथ मित्रता स्थापित करने के लिए लेखिका और उनके जो भाई बहन थे, यानी कि वो तीनों भाई बहन मिलकर रानी के पास जाते थे
और उसके बालों को पकड़कर उसकी गर्दन पर वो झूला झूलते थे, उसके बालों में फूल खोसते थे, फिर उसे मिठाइयाँ और बिस्किट खिलाकर उसे खुश करने का प्रयत्न करते थे और इस प्रकार उन्होंने उसके साथ मित्रता स्थापित करने का प्रयास किया था। दूसरा प्रश्न है, रानी की पीठ पर सवारी करने पर कौन सी दुर्घटना घटित हुई और क्यों? तो इसका जवाब है कि रानी की पीठ पर सवारी करने पर लेखिका जो थी, जब वो रानी की पीठ पर बैठी थी तो उनके छोटे भाई ने उसके पैरों में यानी कि रानी के पैरों में ज़ोर से संटी मार दी और वो जो रानी है वो एकदम उसका स्वाभिमान आहत हुआ और गुस्से में आ गई और वो तेज़ दौड़ने लगी और दौड़ते वक्त ये जो लेखिका है वो उस पर से गिर गई और उन्हें कई दिनों तक बिस्तर पर लेटा रहना पड़ा। आगे का प्रश्न है, शब्द समूह के लिए एक शब्द लिखिए। ज्ञान में वृद्धि करने वाला, तो उसका अर्थ है ज्ञानवर्धक। दूसरा प्रश्न है, बच्चे सरलता से कर सके ऐसी प्रवृत्तियाँ, तो बाल सुलभ प्रवृत्तियाँ। तीसरा प्रश्न है, घोड़े पर बैठकर की जाने वाली सवारी, तो घोड़सवारी। चौथा प्रश्न है, विरुद्धार्थी शब्द दीजिए। अपराधी, तो अपराधी का विरोधी शब्द होगा निर्दोष। प्रसन्नता, तो प्रसन्नता का विरोधी शब्द होगा हताशा। तीसरा प्रश्न है दंड, तो दंड का विरोधी शब्द होगा पुरस्कार। तो दोस्तों, आपको मेरा ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरी इस चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर से कर देना और अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयत्न करना। मैं जल्द ही ऐसे ही वीडियो आपके सामने लेकर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, आभार, थैंक्स।